हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं हिंदी वाला वर्जन। चैप्टर चल रहा है इसके अंदर हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात। इसका पार्ट ए हमने कर लिया है जहां पर ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं। अब हम शुरू करेंगे पार्ट बी। इसी बुक का जो पार्ट बी चैप्टर है ना, मतलब इस चैप्टर का जो पार्ट बी है उसको हम शुरू करेंगे जहां पे हमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ऑल ओवर देखा जाए तो अब तक आप देख सकते हो 14 पार्ट आ चुके हैं। अब हम 15वां पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्या है इस पार्ट में पहला सवाल, ये देखो यहाँ पे आपके सामने। फटाफट से इसको देखें, ट्राई करें। अगर आपने पार्ट ए के सारे सवाल यहाँ पे सॉल्व किए हैं तो पार्ट 2 में आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो देखो क्या करना है। सवाल हमें कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि इस थैली में कुल 210 रुपए हो तो इस प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें जो रेशियो दे रखा है ना, ये 5:6:8, ये किस चीज का रेशियो है? ये नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो है। ये किसका रेशियो है? नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है। कि भाई अगर 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो फिर वहां पे 50 पैसे के 6 सिक्के हैं और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, इस प्रकार से। तो क्या मैं इस नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो को प्राइस के रेशियो में चेंज कर सकता हूं क्या? मूल्य के रेशियो में चेंज कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे हमने पार्ट ए के कुछ सवालों में किया था। अगर आपके पास 5 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, तो फिर रुपए कितने हो गए आपके पास? 5 रुपए हो गए। तो मैंने देखो इस रेशियो को कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये हो गया 5 रुपए। उसके बाद 50 पैसे के अगर आपके पास 6 सिक्के हैं तो फिर आपके पास रुपए कितने हो गए? 3 रुपए हो गए। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 रुपए। उसके बाद अगर आपके पास 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो फिर आपके पास रुपए कितने हो गए? आप कह दोगे सर 2 रुपए है या नहीं है, क्योंकि 8 सिक्के हैं आपके पास 25 पैसे के, तो रुपए कितने बने? वो 2 रुपए बने। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो था मैंने उसको नंबर ऑफ प्राइस के रेशियो में चेंज कर दिया, मूल्य के रेशियो में चेंज कर दिया। मैंने मूल्य के रेशियो में चेंज क्यों किया, कहाँ जरूरत पड़ गई? क्योंकि मुझे ये जो वैल्यू दे रखी है ना, ये मूल्य दे रखा है। इसने ऐसा नहीं बोला सवाल में कि सर आपके पास 210 कुल सिक्के हैं। इसने बोला कि आपके पास कुल मिलाकर 210 रुपए है। तो रुपए दे रखा है ना, इसलिए मैंने इस सारे रेशियो को रुपए में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से वैल्यूज फाइंड कर दूंगा इंडिविजुअली। देखो 5 और 3 कितने होते हैं? 8। 8 और 3 कितने हो गए? 10। ये 10 नहीं है, एक्चुअल में कितना दे रखा है? 210 दे रखा है। कितना गुना है ये? 21 गुना है। कितना गुना है? 21 गुना है। तो आप क्या करोगे, सबको 21 गुना कर लो। इसको आप 21 गुना करोगे तो ये कितने हो गए? 105। इसको आप 21 गुना करोगे तो ये कितने हो गए? 63। इसको आप 21 गुना करोगे तो ये कितना हो गया? 42 रुपीज। यानी अगर आपके पास 210 रुपए है तो उनमें से 105 रुपए तो आपके पास 1-1 रुपए करके बने हैं। 63 रुपीज आपके पास 50 पैसे के सिक्कों से बने हैं और 42 रुपीज आपके पास 25-25 पैसों के सिक्कों से बने हैं। लेकिन आपको सवाल में क्या पूछा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। आपको इंडिविजुअली वैल्यू नहीं पूछी, आपको सिक्कों की संख्या पूछी है। तो वापिस से हम क्या करेंगे, इस चीज को चेंज कर देंगे, किसमें? नंबर ऑफ कॉइन्स में। इस तरीके से जब आप सवाल करोगे ना, कॉइन्स वाले सवालों को आप कभी भी नहीं अटकोगे। सवाल किसी भी तरीके से घुमा के दे दे, आप कर लोगे सवाल को। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, रटना नहीं है। इसके अंदर रटने वाले भी खूब मेथड होते हैं, ट्रिक्स होती है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। सबसे बेस्ट मेथड है थोड़ा सा सवाल को ध्यान से समझो, तो ये सवाल आराम से हो जाएंगे। अब अगर आपके पास 105 रुपए बन रहे हैं 1-1 रुपए करके, तो फिर 105 सिक्के हो गए। यानी मैं कह सकता हूँ क्या कि 105 सिक्के हैं मेरे पास 1 रुपए के। ठीक है, उसके बाद 50 पैसों के सिक्कों की अगर बात करें तो 50 पैसों से कितने रुपए बन रहे हैं? 63 रुपीज बन रहे हैं। तो फिर सिक्के कितने होंगे? तो 63 का डबल कर लो, क्योंकि 50-50 पैसे करके 63 रुपीज बने हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, तो 63 का डबल कर लोगे कितना आएगा आपके पास? 120 और फिर 6 एक्स्ट्रा कर लो, 126 हो गया। और 42 रुपीज आपके पास 25-25 के सिक्कों से बने हैं। तो फिर रुपीज कितने हो गए? 42 इंटू 4 कर लो। आई बात समझ में? तो फिर 25 पैसे के सिक्के कितने हो गए? तो 42 इंटू 4 कर लोगे यहाँ पे आप, तो कितना आएगा? देखो 8 और फिर ये 16, 168। ये है आपके पास तीनों आंसर, 105, 126 और 168। क्लियर है? आई होप अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गया। ऐसे सवाल आपको पार्ट ए में मिल जाएंगे, मैं आपको फिर से बता दूं। और इतना ही नहीं, आप जब ये पूरा पार्ट बी भी खत्म कर लेते हो इस चैप्टर का, जहाँ से हिंदी वाले वर्जन का, फिर आपको इंग्लिश वाले वर्जन में जाना है। सेम चैप्टर आपको वहां से पूरा करना है। वहां पर भी लगभग 260 से ज्यादा सवाल आपको रेशियो प्रोपोर्शन के मिल जाएंगे। तो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इस पूरे चैप्टर की। क्लियर? तो शुरू करते हैं हमारे अगले सवाल को। देखो ये सवाल आपके सामने, फटाफट से इसको देखिए। पहले आप ट्राई करेंगे जैसा आप हमेशा करते हैं, उसके बाद यहाँ पर अपना आंसर मैच करवाएं और मेथड भी देखें। सवाल है हमारे पास कि ABC की पिछले वर्ष की आय का अनुपात इतना है। इनकी व्यक्तिगत पिछले वर्ष तथा इस वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 4:5, 2:3 और 3:4 है।
यदि तीनों की वर्तमान आय का योग इतना है तो इस वर्ष की प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सवाल में तीन जनों की बातें हो रही है। किस किस की बात हो रही है? एक तो ए की, एक बी की और एक सी की। तीनों की आय का अनुपात आपको दे रखा है 3:4:5। आई बात समझ में? ये जो आय का अनुपात है ना, वो पिछले वर्ष की आय का अनुपात, ठीक है, पिछले वर्ष की आय का अनुपात है। लेकिन अब अगर देखा जाए प्रेजेंट की बात करें तो ये जो अब आय है इनकी चेंज हो गई, और प्रत्येक की आय किस रेशियो में चेंज हो रही है ये आपको दे रखा है। जैसे ये देखा जाए ए की बात करें तो 4:5 के अनुपात में चेंज हो रहा है। अगर आप बी को देख रहे हो तो 2:3 के अनुपात में चेंज हो रहा है, और अगर आप सी को देख रहे हो तो 3:4 के अनुपात में चेंज हो रहा है। तो आप चेंज कर लो। कैसे चेंज करोगे? ये 3 जो है इसको आप क्या कर लो, इंटू 3, मतलब ये 3 तो है ये, आप इसको क्या कर लो, इंटू 5/4 कर लो। आई बात समझ में? क्योंकि 4 से 5 हुई है। देखो 4 से आई इसकी कितनी हुई है? 5 हुई है। 4 से 5 कैसे बनता है? जब आप 4 को 5/4 से गुणा करोगे। तो आप इसको भी क्या कर लो, 5/4 से गुणा कर लो। सिमिलरली यहाँ पे देखना, बी की आय पहले 2 थी, अभी 3 हो गई। तो 2 की आय 3 कब बनेगी? जब आप इसको 3/2 से गुणा करवाओगे। तो आप इसको भी क्या कर लो, 3/2 से गुणा करवा लो। तो ये कितना हो गया? 4 × 3/2। सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे, 5 इंटू, यहाँ पर क्या है 4 है, तो 4/3 कर लो। आई बात समझ में? तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, सारे के सारे रेशियोज यूज करके अभी प्रेजेंट में तीनों की आय का रेशियो क्या है वो मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेशन आसान रखने के लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कट रहा है, देखो 2 बार में, ठीक है। इसको अगर आगे हम सॉल्व करें तो ये हो गया 15/4। अगर इसको अपन देखते हैं आगे तो ये कितना हो गया 6। अगर इसको आगे देखते हैं तो ये कितना हो गया 20/3। इसके बट्टा में 4 है, इसके बट्टा में 3 है। ये बट्टा वाली चीज़ों को हटा लेते हैं ताकि कैलकुलेशन सही रहे। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। सबको अपन 12 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको भी। आई बात समझ में? तो अब इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये कट रहा है 3 बार में, 15 × 3 कितना हो गया 45। उसके बाद 12 × 6 कितना हो गया 72। और ये 3 से काटोगे 4 बार में कट गया, 20 × 4 कितना हो गया 80 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ गया आपको। इन सबको अगर देखा जाए, इन सबको अगर देखा जाए तो जोड़े तो ये कितना हो रहा है, कुल मिला के यहाँ पे 7 मिल रहा है, और ये 11 और 8 कितने हो गए, 11 और 8 हो गए 19, यानी 197। लेकिन 197 नहीं है एक्चुअल में। जो प्रेजेंट में इनकी जो आय है उनका सम कितना दे रखा है, ये दे रखा है 78,800। यानी 197 की वैल्यू कितनी है, 78,800 है। तो 78,800 में आप जब 197 का डिवाइड लगा लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई तो आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखो अगर आप इसको 45 से गुणा कराओगे तो आपको ए की वर्तमान आय मिल जाएगी। अगर आप 72 से गुणा कराओगे इस चीज को तो फिर आपको बी की वर्तमान आय मिल जाएगी। और अगर आप 80 से गुणा कराते हो इस चीज को तो आपको सी की वर्तमान आय मिल जाएगी, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू है ये। फिर आप इंडिविजुअली कितने भी यूनिट्स की वैल्यू पूछा आप निकाल सकते हो। सवाल में क्या पूछा है आपको, तो इस वर्ष प्रत्येक की वर्तमान प्रत्येक की आय क्या है, तो हमने निकाल दिया बस। इस वर्ष यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है, अभी की बात कर रहा है, तो ये आप निकाल सकते हो। कैलकुलेशन वाला पार्ट क्या है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको देख लो, काट लो कितनी बार में कट रहा है, फिर 45 से गुणा कर लो, आसानी से कट जाएगा, सिंपल सी कैलकुलेशन बनेगी। क्लियर? तो कॉन्सेप्चुअली आई होप अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप क्या कर सकते हो, 1.5 पर देख सकते हो, क्योंकि आराम से समझाना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट इनको देखते हैं, तो समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आराम से समझ में आना चाहिए, उसके बाद तो फिर स्किप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको स्पीड स्लो लगती है तो 1.5 पे देखो, जल्दी से आप पूरा वीडियो कवर कर लोगे, ठीक है। अब ये देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। एक कार के उत्पादन में 3 मदों में खर्च होता है। ये मद है खनिज पदार्थों का मूल्य, मजदूरी और ऊपरी खर्च। एक वर्ष में इन मदों पर होने वाले खर्च का अनुपात इतना है, परंतु खनिज पदार्थों के मूल्य में 10% की वृद्धि होने से, मजदूरी में 8% की वृद्धि होने से तथा ऊपरी खर्च में 5% घटने से कार के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यह आपको ज्ञात करना है। क्लियर है? सवाल आई होप समझ में आ गया। बिल्कुल आसान लैंग्वेज लिखी हुई है कि जब आप एक कार का उत्पादन करते हो ना तो 3 प्रकार से खर्च होता है। कहाँ कहाँ पे खर्च होता है, एक तो होता है खनिज के ऊपर, एक होता है मजदूरी के ऊपर, और एक होता है ऊपरी खर्च, या फिर आप कह सकते हो अन्य खर्च। ये 3 खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। किस रेशियो में हो रहा है, तो ये कह रहा है 4, 3 और 2, इस रेशियो में खर्चा हो रहा है। इसको मैं 400
300 और 200 लिख लो, बात तो वही है, ठीक है, ताकि आसानी से समझ में आए, बस इसलिए मैं डबल जीरो लगा रहा हूँ सबके पीछे। अब जैसे सवाल कह रहा है ना वैसे कर दो। ये कह रहा है कि 10% बढ़ गया खनिज का मूल्य, तो फिर ये अगर 400 है तो आप क्या कर लो, 400 इंटू 11/10 कर लो, क्योंकि 10% इंक्रीज हो रहा है। 10% इंक्रीज का मतलब 1/10 आप लिखोगे 10% को, तो 10 से 11 हो रही है वैल्यू। ये सारी बेसिक चीजें हैं, देखो मैं फटाफट से 11/10 लिख रहा हूँ। तो अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत आसान सी चीज है, अगर आप डायरेक्ट इसको देख रहे हो तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। बाकी अगर 300 है और यहाँ पे कह रहा है 8% की वृद्धि है, तो 8% वृद्धि को आप डायरेक्ट लिख लो 108/100, या फिर काट के भी लिख सकते हो, सही है। उसके बाद ये कह रहा है 5% घट गया, तो ये 200 है, और ये 95 बटा कितना हो गया, देखो 100 हो गया, सही है। कुल मिला के अगर देखें ये कितना हो रहा है, अगर पहले वाला खर्चा बात करें तो कुल मिला के कितना हो रहा है, 900 रुपये हो रहा है। और अभी कुल मिलाकर खर्चा कितना हो रहा है, अभी हम इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जो जो चीजें कटती है, 3 से 3 कट गया, 00 से ये 00 कट गया, ये 00 से ये 00 कट गया। देखो आप एक चीज देख सकते हो, 00 मैंने माना वो यहाँ पे काम आ रहा है, देखो 00 नहीं मानता तो यही सारी कैलकुलेशन पॉइंटों में चली जाती, फ्रैक्शन में चली जाती है। आई बात समझ में, इसीलिए मैंने 00 माना था। तो अब आई होप आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है कि ये क्यों लिया 00। अब इसको गुणा कर लो, ये हो गया 440, इसको गुणा कर लो, ये कितना हो गया 324, और इसको भी देख लो, ये हो गया हमारे पास 190। इन सब का अगर हम टोटल देखें तो ये कितना हो रहा है, 4 आ गया यहाँ पे, फिर 4 और 2 6, 6 और ये 9, कितना हो गया 15, कैरी चला गया 1, 5 और 3 8, 8 और ये कितना हो गया 9 हो गया, सही है। तो अगर 900 की चीज 954 हो रही है तो वृद्धि कितनी हो रही है, 54 की हो रही है, किसके ऊपर हो रही है, 900 के ऊपर हो रही है। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर लेते हैं, 00 से 00 काट लो, बाकी 9 6 54 हो गया, तो 6% की ऑल ओवर वृद्धि हो रही है। कार के मूल्य में ऑल ओवर वृद्धि कितनी हुई, 6% की हुई। आई बात समझ में। तो आपको क्या है कि इंडिविजुअली कितनी वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है प्रत्येक पदार्थ में या फिर प्रत्येक मद में, ये आपको दे रखा था। आपको ऑल ओवर पूछा है कि कार के ऑल ओवर खर्चे में कितना प्रभाव पड़ेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, इसको ट्राई करें एक बार। यह कह रहा है कि एक विद्यालय में छात्र तथा छात्राओं का अनुपात इतना है, यदि इनमें से 20% छात्र और 25% छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है तो विद्यालय के कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ये आपको ज्ञात करना है। अब ये सवाल देखो मेनली देखा जाए ना तो ये परसेंटेज का सवाल है, इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट परसेंटेज वाले काम आ रहे हैं। बस यहाँ पर ये एक वैल्यू रेशियो में दे रखी है ना, इस वजह से इस सवाल को इस चैप्टर में डाल दिया। और इस पूरे चैप्टर में आपने देखा ही होगा काफी सवाल दूसरे चैप्टर्स के थे, तो ये ऐसे सवाल हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में डिटेल में कर रखे हैं, तो वो जरूर देखना। इसी चैप्टर में आपको प्रॉफिट लॉस के सवाल भी मिलेंगे, मिक्सर एलिगेशन के भी सवाल मिलेंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरे के पूरे चैप्टर्स आप जरूर देखना, तो इस चैप्टर में आपको थोड़ी हेल्प मिलने वाली है। अब इस सवाल को देखें तो अब मैं बेसिक तो नहीं कराऊंगा, अब मैं डायरेक्ट ही करवाऊंगा, क्योंकि हमने इसकी डिटेल्ड थ्योरी वहां पर देख रखी है। अगर आपने वो देखा है तो जरूर आपको समझ में आ चुका होगा, अगर नहीं भी आया तो यहाँ पर कोशिश करें समझने की कि लड़के और लड़कियों की बात चल रही है इस सवाल में, ठीक है। 20% तो बॉयज है जिनको छात्रवृत्ति मिलती है और 25% गर्ल्स है जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। ऑल ओवर देखा जाए तो गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो क्या है, 3:2 है। तो क्या यहाँ पर मैं ये बीच वाली वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? ये बीच वाली वैल्यू का मतलब क्या है, जब आप इस एलिगेशन को सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे ये जो वैल्यू मिलेगी ये किसको दर्शाएगी कि उस स्कूल में ऑल ओवर कितने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल रही है। भाई ये 20% तो बॉयज को मिल रहा है, 25% गर्ल्स को मिल रहा है, लेकिन ऑल ओवर कितने स्टूडेंट्स है जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है, तो वो आपको यहाँ से परसेंटेज मिल जाएगा। ये कैसे निकालते हैं, तो बहुत सिंपल सी चीज, हमने खूब सारे सवाल ऐसे किए हैं। 20 × 3 कर लो कितना हो गया 60, प्लस 25 × 2 कर लो कितना हो गया 50, और बट्टा में आप क्या कर दो, इन दोनों का योग जो है कितना है, 3 और 2 का योग 5, डिवाइड लगा लो, तो ये कितना हो गया हमारे पास, देखो 22 हो गया। सही है, क्लियर है, यहाँ तक 22 हो गया। यानी यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 22%, मतलब 22% छात्र ऐसे हैं उस स्कूल के अंदर जिनको स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन आपको क्या बोला है, किन को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, आपको ये फाइंड करना। तो 100% विद्यार्थी है क्लास में, उसमें से 22% को अगर छात्रवृत्ति मिलती है तो पीछे कितने बचे, 78% बचे, 100 - 22, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा इस सवाल में 78%। आई बात समझ में। तो जल्दबाजी में आपको 22 टिक नहीं लगाना। क्लियर है, तो आई होप अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गया। ऐसे सवाल और अगर आपको करना है तो परसेंटेज वाला वीडियो देखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही RS अग्रवाल में देख लेना, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब देख लेते हैं हमारे इस सवाल को। यह सवाल हमें कह रहा है कि A तथा B की मासिक आय का अनुपात 5:4 है। मासिक खर्च का अनुपात कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 19:21 है, सॉरी अनुपात दे रखा है, तथा उसकी
उनकी मासिक बचत का जो अनुपात है वो आपको इतना दे रखा है 37:18। यदि ए तथा बी की कुल वार्षिक आय कितनी है, कुल वार्षिक आय आपको इतनी दे रखी है, तो प्रत्येक की मासिक आय कितनी है ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, फिर से ये सवाल की अगर हम बात करें तो ऐसे सवाल हमने पहले कर रखे हैं। ठीक है, पहले कहाँ पे किए थे, तो ये सवाल हमने परसेंटेज चैप्टर में ही कर लिए थे, परसेंटेज चैप्टर में ही कर लिए थे ऐसे सवाल। देखो इसमें परसेंटेज नहीं है फिर भी ऐसे सवाल परसेंटेज चैप्टर में आए थे। तो कैसे करना है इसको देखना है, इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। और ऐसे सवाल हमने इंग्लिश वाले आदर्श अग्रवाल में भी खूब सारे किए हैं, तो ध्यान से समझना इसमें करना क्या है। ट्रिक बता रहा हूँ, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक, इसका बेसिक मेथड मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप ट्रिक देख लो, फास्ट मेथड देख लो। सबसे पहले ए है और बी है, दो जने हैं। इस टाइप के सवाल में देखो तीन चीजों की बात हो रही है, एक तो आय, एक व्यय और एक बचत। आय की अगर बात करें, इनकम की अगर बात करें तो क्या रेशियो दे रखा है 5:4। अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें यानी खर्चे की बात करें तो क्या रेशियो दे रखा है 19:21। सही है। और अगर हम बात करें सेविंग की, तो अब आपको जब इस टाइप का सवाल मिल जाए तो आपको यहाँ पर सेविंग का रेशियो नहीं लिखना। आपको सेविंग का रेशियो गिवन है लेकिन आपको सेविंग का रेशियो नहीं लिखना, आपको तो एक्चुअल सेविंग कितनी कितनी है वो लिखना है। कैसे लिखना है, देखो भाई आपको अनुपात कितना दे रखा है 37:18 दे रखा है। आपको कुल मिलाकर सेविंग्स कितनी दे रखी है इनकी, ये दे रखी है 66,000। लेकिन ध्यान रखें ये कुल वार्षिक सेविंग है, ये सारे के सारे ये जो रेशियो दे रखा है ना ये आपको मासिक दे रखे हैं, लेकिन ये जो बचत दे रखी है ना वो वार्षिक दे रखी है। तो पहले आप इस वार्षिक बचत को मासिक बचत में चेंज करो। तो क्या करेंगे, 12 का भाग लगा लूं, एक वर्ष में 12 माह होते हैं तो 12 का भाग लगा लिया। कितनी बार में कट रहा है, देखो 5 बार में कट रहा है, 6 आगे चला गया तो फिर से 5 बार में कट रहा है, फिर डबल जीरो आ जाएगा पीछे, यानी 5500 रुपए। ए और बी की कुल मिलाकर मासिक आय कितनी है 5500 रुपए है। इंडिविजुअल आय की अगर बात करें तो देखो 37 और 18 कितने होते हैं 55 होते हैं, लेकिन एक्चुअल में 55 नहीं है, एक्चुअल में 5500 है। तो फिर ये कितना होगा 3700 और ये कितना होगा 1800। तो मैंने दोनों की इंडिविजुअली बचत कितनी कितनी हो रही है प्रति महीने वो हमने निकाल दिया। तो यहाँ पे लिख लो 3700 ए की बचत है और हमारे पास ये 1800, ये किसकी बचत है, बी की बचत है। क्लियर है, यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया किस प्रकार से इस पूरे के पूरे पैटर्न को रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद अब आगे क्या करना है, ट्रिक समझना पहले। ट्रिक है तो ट्रिक के अंदर लॉजिक तो ढूंढना ही नहीं है, ट्रिक तो फिर रटने वाली बात होती है। बेसिक भी जरूर बताऊंगा, मेरा मेन ये रहता है कि बेसिक भी समझ में आए आप। लेकिन ये सवाल ऐसा है कि अगर आप इसको बेसिक से जाओगे थोड़ा लंबा पड़ जाता है, इसलिए पहले मैं ट्रिक बता रहा हूँ ताकि ट्रिक आसानी से समझ में आ जाए, फिर मैं आपको बेसिक भी दिखा दूंगा इसका। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 21 × 5 कितना हो गया 105। ठीक है, 19 × 4 कितना हो गया 76। आपको क्या करना है, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां पे लिखना है। फिर यहाँ पर भी इनका क्रॉस मल्टीप्लाई देख लो यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो पीछे डबल जीरो आ गया और 18 × 19 करना है। 18 × 18 तो 324 होता है, एक बार और 18 जोड़ लो तो कितना हो गया 342 हो गया। और बाकी ये 21 × 3700 कर लो तो ये डबल जीरो तो आएगा ही। बाकी ये 37 को अपन गुणा करा लेते हैं 21 से, या फिर 21 को गुणा कर लेते हैं 37 से, एक ही बात है। तो 37 × 1 करोगे तो 37 आएगा, कैरी चला जाएगा 3, और 37 × 2 कितना हो गया 80 में से 6 घटा लो तो कितना आ गया 74, और उसमें आप जोड़ लो 3 तो कितना हो गया 74 और 3, ये हो गया 777 कुल मिला के। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 7 7 और 7। देखो क्लियर है यहाँ तक, आई होप अच्छी तरीके से क्लियर है आपको। अब इसको देख लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है। यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो ये आ रहा है 24 और 5 29 आ रहा है। यहाँ पर अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो ये कितना आ रहा है, इसमें से आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। पीछे डबल जीरो है और यहाँ पर कितना है 3 4 2 डबल जीरो है। देखो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, कितना आया 435। यहाँ पे लिख लो 435 और पीछे कितना डबल जीरो। ठीक है यहाँ तक। तो अगर 29 यूनिट्स 43,500 के बराबर है, इसका मतलब एक यूनिट किसके बराबर होगा, इसका मतलब एक यूनिट होगा 43,500 बटा 29। एक यूनिट की वैल्यू आ गई। लेकिन आपको क्या बोला है, प्रत्येक की मासिक आय कितनी है, तो प्रत्येक की मासिक आय ये कितना 5 यूनिट और ये 4 यूनिट। मतलब अगर आपको ए का मान निकालना है तो आप इसको 5 से गुणा कर लो, अगर बी के लिए निकालना है तो आप इसको 4 से गुणा कर लो। पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम 5 और 4 दोनों से गुणा कर लेंगे। तो देखो एक बार में तो डायरेक्टली कट रहा है पूरा पूरा। फिर 11 और 3 कितने हो गए 14। ये अगर आगे भेज दें तो 5 बार में पूरा कट रहा है, यानी 1500 मिल रहा है। एक यूनिट की वैल्यू 1500 है, तो 1500 × 5 करोगे तो ये कितना आ गया 7500। ठीक है, और 1500 × 4 करोगे तो कितना आ गया 6000। तो ये आपको मिल गई इनकी मासिक आय। ए की मासिक आय कितनी होगी 7500 होगी और बी की मासिक आय कितनी होगी 6000 होगी। आई बात समझ में।
तो ये ट्रिक क्या है, आई होप आपको अच्छी तरीके से क्लियर है। ऐसे सवाल इंग्लिश वाले RS अग्रवाल में भी आपको खूब सारे मिल जाएंगे, तो वो ध्यान से देखना, पूरी समझना। इसका बेसिक क्या है वो भी मैं समझा देता हूँ, लेकिन एग्जाम में अगर ये सवाल आ जाता है, इस टाइप का सवाल आ जाता है, तो आपको बेसिक पे नहीं जाना है, कोशिश जो है वो आपको यही रखनी है। बेसिक में इसलिए बता रहा हूँ ताकि है क्या सवाल क्या है, फील आ जाए उस सवाल की। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो कि आपको मासिक आय का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 5:4 दे रखा है। ठीक है, मासिक आय का अनुपात कितना दे रखा है, 5:4 दे रखा है। इसके अलावा आपको मासिक खर्चे का अनुपात दे रखा है कितना, 19:21। और आपको दे रखा है मासिक बचत का अनुपात कितना दे रखा है, 37:18। पहले तो आप वही चीज करोगे, 66,000 में 12 का भाग लगाओगे, आपको कितना मिलेगा, 5500 मिलेगा। कुल मिलाकर मासिक आय मिल जाएगी। तो आप क्या करोगे, कुल मिलाकर मासिक आय से आप इंडिविजुअली कुल मिलाकर बचत तो निकालोगे ही निकालोगे, इतना काम तो करना ही है। ठीक है, उसके बाद क्या कर लो, इसको एक वेरिएबल दे दो x, और इसके साथ एक कांस्टेंट दे दो, या फिर y लिख लो इनके साथ, मतलब अलग अलग लिखना है, दोनों अलग अलग रेशियो है ना, तो इसके साथ x लिख लो, इसके साथ y लिख लो, दोनों के साथ एक कांस्टेंट असाइन कर दिया हमने, वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट है। ये कुल मिलाकर आय है, मान लिया a की 5x, इसमें से ये 19y खर्चा कर देता है, तो पीछे क्या बचेगा, सेविंग बचेगी। जो सेविंग आप इंडिविजुअली यहाँ से निकालोगे उसके बराबर रख लो। सिमिलरली 4x माइनस 21y बराबर आप b की सेविंग के बराबर रख लो। दोनों को सॉल्व करोगे तो x और y मिलेगा, x और y मिलेगा, वो आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, मतलब सारी चीजें मिल जाएगी। x यहाँ पे रखोगे तो i मिल जाएगी, अगर आप y रखोगे तो व्यय मिल जाएगा। फिलहाल आपको i ही पूछी, आई बात समझ में। तो ये जो ट्रिक होती है ना, वो ट्रिक वो यहीं से बनी है, बस थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो ट्रिक बन जाती है, बाकी कुछ नहीं। तो आई होप अच्छी तरीके से क्लियर है आपको, ट्रिक भी और बेसिक भी। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी देखें, पहले आप ट्राई करें, उसके बाद डिस्कस करते हैं इसको। सवाल हमें कह रहा है 3 व्यक्तियों ABC का कुल मासिक वेतन 30,000 है। ठीक है, यदि वे अपने वेतन का क्रमशः 75%, 70% और 62% खर्च करें तो उनकी बचत का अनुपात जो है वो 20, 21 और 19 होगा। तो फिर प्रत्येक का मासिक वेतन क्या है वो ज्ञात करें। ठीक है, ये सवाल है, प्रत्येक का मासिक वेतन क्या है ये ज्ञात करना है। अब इस सवाल के अंदर हमारे पास ऑप्शन होते हैं ना, ये सवाल हमारे लिए मात्र 10 सेकंड का होता है अगर हमारे पास ऑप्शन होते। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप कंपटीशन में जाओगे तो आपको ऑप्शन तो मिलेंगे। अब फिलहाल ऑप्शन नहीं है तो फिर हमारे पास कोई भी दूसरा इलाज नहीं है एक्स वाई के अलावा करने के। ठीक है, तो इसको देखो क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं, 75% ये खर्चा कर रहा है। अब मान लिया कि इसकी जो आय है ए की, उसको 100x मान रहा हूँ, बी की जो आय है उसको मैं 100y मान रहा हूँ, और सी की जो आय है उसको मैं 100z मान रहा हूँ। सही है, इनमें से क्या हो रहा है कि ये 75% तो खर्चा कर देता है। क्या कर देता है, 75% खर्चा कर देता है। कौन, ए। तो अगर 75% खर्च कर देता है, इसका मतलब क्या कर रहा है, वो पीछे जो 25% बच रहा है वो बचत कर रहा है या नहीं है। पीछे जो 25% है वो बचत कर रहा है। उसके बाद में यहां पर ये 100y है, 70% अगर ये खर्च कर रहा है तो पीछे कितना बचा रहा है, 30% बचा रहा है। ये लिख लो आप यहाँ पे 30%। क्लियर। उसके बाद ये 62% अगर खर्च कर रहा है 100z का, तो पीछे कितना बचेगा हमारे पास, 38% बचेगा। तो वो 38% क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। देखो यहां तक सही है। तो इस प्रकार से आपको ये क्या मिल गया, देखो सेविंग मिल गई। ये क्या मिल गया आपको, देखो सेविंग मिल गई। सही है। और एक्चुअल में जो सेविंग है ना, इनकी एक्चुअल में जो सेविंग है, इसका अनुपात आपको दे रखा है, कितना है, 20:21:19, ये आपको दे रखा है। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को आपस में इक्वेट करना है, इन सब चीजों को आपस में इक्वेट करना है और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ये एक्स वाई जेड अब आप यहाँ पे रखोगे ना, तो आपको एग्जैक्ट इनकी आय का रेशियो क्या है वो मिल जाएगा। ये बात समझ में। देखो रटने वाला कुछ नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, इतना लंबा भी नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा, एग्जाम में याद भी आ जाएगा। तो 00 से 00 काट लो एक बार, तो पहले ये करते हैं। ये कितना आया, 25x। यहाँ पर देखते हैं 00 से 00 काट लिया, ये कितना आया, 30y। सही है यहाँ तक। उसके बाद आगे देख लेते हैं, यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये कितना आ रहा है, 100 से 100 कट गया, या फिर 00 कट गया, कितना हो गया ये 38z। देखो सही है। और ये इंडिविजुअली किसके बराबर है, तो ये भी आपको दे रखा है, 20 के बराबर है, ये 21 के बराबर है, और ये किसके, 19 के बराबर है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक्स वाई जेड मिल जाएगा। देखो आप इसको बराबर रखो तो आप देखोगे x का जो मान है ना, वो कितना मिल रहा है आपको, 20/25 मिल रहा है। सही है। जब आप इन दोनों को आपस में बराबर रखोगे तो आप देखोगे आपको y का जो मान है, y का जो मान है आपको कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 21/30।
और जब आप जेड के लिए देखोगे, आप इन दोनों को आपस में बराबर रख लो, तो आप देखोगे जेड का जो मान है वो 19/38 मिल रहा है। और ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे रख लो, तो क्या होगा, एग्जैक्ट रेशियो मिल जाएगा आपको उनकी आई का। अब इन सब की जरूरत है नहीं, इसको बता देते हैं, ठीक है। अब तो केवल एक्स वाई जेड की वैल्यू रखनी है और रेशियो निकालना है, ताकि हम आई क्या है वो भी देख सकें। तो 100 इंटू एक्स की जगह रख लो आप, कितना है ये 20/25 है ना, यूं कहीं रख लो, एक बार बाद में काट लेंगे। ये 100 इंटू वाई कितना है, वाई है हमारे पास 21/30, ये यहाँ पे रख लिया। और जेड कितना है 19/38, 19/38 एक बार यूं ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब काट लेते हैं जो जो कट रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 4 बार में कट रहा है, 4 इंटू 20 कितना हो गया 80, अनुपात 0 से 0 कट गया, ये देखो 7 बार में कट रहा है, 7 इंटू 10 कितना हो गया, देखो 70 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो ये 2 बार में कट रहा है, 50/2 कितना हो गया, सॉरी 100/2 कितना हो गया 50। आप देख सकते हो आपको रेशियो मिल गया वेतन का। ये 0 भी आप चाहो तो काट लो, ये 0 भी काट लो। तो इनके जो वेतन है ना, इसका रेशियो आपके पास मिल गया, कितना है 8:7:5। कुल मिलाकर कितना हो रहा है, ये 20 हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में कुल मिलाकर कितना दे रखा है, 30,000 दे रखा है। एक्चुअल में कुल मिलाकर कितना दे रखा है 30,000। अब आप कुछ नहीं करना है, इस 30,000 को डिवाइड करना है इस रेशियो में। तो 20 जो है 30,000 कब बनेगा, जब आप इसको 1500 से गुणा कराओगे, तो आप 1500 से गुणा करा लो, ठीक है। तो ये कितना आएगा 120 और पीछे 00, इसको आप 1500 से गुणा करा लोगे तो ये कितना आएगा 105, पीछे 00। जब आप इसको 1500 से गुणा करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 75 और पीछे 00, सही है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो आपको ए बी सी तीनों की मासिक आय मिल गई। क्लियर है। तो ये सवाल आई होप अच्छी तरीके से क्लियर है, यही नहीं सारे ही सवाल आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो। 6 सवाल तक हमने कर लिए हैं इस पार्ट में। अब आगे के जो सवाल है वो हम अपकमिंग पार्ट्स के अंदर करेंगे। आप इंग्लिश वाला आर.एस. अग्रवाल वाला वर्जन भी जरूर देखना एक बार, जब ये यहाँ पर आप हिंदी वाला पूरा वर्जन देख लेते हो। क्लियर है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इस पूरे चैप्टर की। तो फिलहाल यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब डिजिटल